नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर दोनों सदनों में जारी हंगामा सोमवार को भी जारी रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल किए, नारेबाजी की और संसद की कार्रवाई में बाधा डाली। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सांसदों को सुरक्षा में सेंधमारी की जांच से जुड़ी जानकारी दी, लेकिन विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, जिसको देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 92 सांसद को निलंबित कर दिया गया है। एक उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुछ नहीं है, ये विरोधियों को रोकने का ये एक प्रक्रिया है। सवाल उठाने का जो मूल अधिकार है, संविधान की जो मूल अधिकार है, उन अधिकारों पर आज रोकने का काम भाजपा कर रही है। बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को, अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। विपक्ष चूंकि हार की इतनी बड़ी उनकी बुरी हार हुई है, उस हार का संदेश बदलने के लिए कि उसकी चर्चा ना होने पावे, वो कोई ना कोई मसौदा लाते रहेंगे। इनका ये पिछली बार भी इन्होंने हंगामा मचाया था और कई बार सदन को नहीं चलने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। मोदी ने स्टॉलों का भ्रमण किया और विकसित भारत यात्रा वैन और क्विज कार्यक्रम का भी दौरा किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया। आप में बहुत खास है क्योंकि ये साधना का एक बहुत बड़ा स्थल संदेश देता हुआ ये महामारी। देश अब लाल किले से
गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। मेरा 8वां आग्रह है, फिटनेस, योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। और 9वां आग्रह है, कम से कम एक गरीब परिवार का संबल बनिए, उसकी मदद करिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं वंदे भारत ट्रेन से देखिए इंडिया वाइज संवाददाता विकास चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाराणसी से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कर दिया है। जी हां, ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है वंदे भारत एक्सप्रेस की जो दूसरा संस्करण है, यानी कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का जो दूसरी जो सीरीज़ है वो चल रही है। और इस समय ये प्रयागराज पहुंचने वाली है। जो टाइम दिखा रहा है 3:50 पर ये प्रयागराज पहुंच पाएगी और इसके ठीक बाद ये कानपुर सेंट्रल इटावा होते हुए सीधा ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि ये वंदे भारत ट्रेन इसलिए लॉन्च की गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो यात्री है उनकी सहूलियत को देखते हुए, साथ ही साथ जो उनकी डिमांड थी कि वंदे भारत ट्रेन हमको एक और चाहिए जो कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चले, जिससे हम सहूलियत के साथ साथ कम
समय में हम जो है दिल्ली का सफर तय कर पाए। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से दिल्ली तक का सफर तय करने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये अपने गंतव्य स्थान यानी कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन में जो यात्री हैं वो ही बैठे हुए। कहीं ना कहीं इनॉग्रेशन रन है इसका, और इसके बाद जब इसका वाणिज्यिक रन होगा यानी कि जब ये कमर्शियल वे में जब रन करेगी तो बनारस से, जिसको मरवाडी कहा जाता था, वहां से ये दिल्ली के लिए जाएगी। क्योंकि ये पहले से ट्रेन जो है वंदे भारत की ऑपरेशनल है, जो कि वाराणसी जंक्शन से दिल्ली चलती है। ऐसे में कुछ यात्री बैठे हुए हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर में इनको कैसे अनुभूति हो रही है। सर, क्या परिचय आपका? मैं तो जो है कम की अधिवक्ता हूँ और मेरा नाम प्रदीप उपाध्याय है। वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और जो है कहता है कि ये बनारस की जनता के लिए बहुत अच्छा मतलब कि ये उपहार है आज मोदी जी ने दिया है। और हम लोग ये और भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम और रूटों पर, जैसे बॉम्बे रूट है, गोरखपुर रूट है, उस पर भी जो है इस तरीके की ट्रेनें चलेंगी तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक ट्रेन सर पहले से ही चल रही है इस रूट में दिल्ली और वाराणसी के बीच, ऐसे में दूसरी ट्रेन की आवश्यकता क्या पड़ेगी? नहीं, आवश्यकता दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे की इतनी रूट व्यस्त है, बनारस से इतने पैसेंजर हैं कि आप तो एक दो ट्रेन की बात कर रहे हैं, कम से कम 10 फ्लाइटें हैं तो भी जो है आपको वेटिंग ही मिलता है। तो इसलिए अभी तो एक दो और चलेगी तो भी जो है फुल जाएगी। बिल्कुल, देखिए ऐसे में जो है ट्रेनों की आवश्यकता, क्योंकि लगातार जो ट्रेन है वो बिजी रहता है, रूट जो है पूरा बिजी रहता है। ऐसे में खचाखच भीड़ होती है ट्रेनों में, और ऐसे में वंदे भारत का दूसरा जो सीरीज है यानी कि वंदे भारत सीरीज की जो दूसरी ट्रेन है, आज पीएम मोदी ने उसको हरी झंडी दिखा दी और काफ़ी ज़्यादा खास ये पूरा जो सफ़र है वो होने वाला है। और यात्री जो है आराम से बैठे हुए हैं, यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है उनको कई मायनों में इस बात का भी एहसास करा रही है कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी को, भारत की जो एक्चुअल राजधानी है यानी नई दिल्ली, वहाँ से जोड़ने का जो कवायद है वो शुरू हो गई थी। और पीएम मोदी द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद ये प्रयागराज पहुँचने वाली है। और अपने कैमरामैन से हम कहेंगे, दरअसल ये दिखाएंगे, देखिए ये डिस्प्ले पर शो कर रहा है कि अगला स्टॉप जो है इसका प्रयागराज है। और इस समय जो ये ट्रेन है 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ रही है। नेक्स्ट स्टेशन जो है इसका प्रयागराज है। ऐसे में जो है काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। देख सकते हैं आप, जो ये ट्रेन का डोर है ऑटोमेटिक डोर है, इस पर आप बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ये ट्रेन जो है ऑटोमेटिक वे में जो है निकल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये दिखाती है चीज़ें कि कितना ज़्यादा खास ये चीज़ें हो जाती हैं। अब देख सकते हैं आप, ये ट्रेन का डोर है जिसको ऑटोमेटिक लॉक है, इसमें आप बटन दबाता ही ऑटोमेटिक लॉक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। कहीं ना कहीं बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। ये जो टॉयलेट है कितना साफ सुथरा और बाकायदा जो है वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ इंडियन कल्चर की भी टॉयलेट है यहाँ पर, यानी कि दोनों तरह के जो यात्री हैं उनको भी सहूलियत हो। और निश्चित तौर पर ही इस बात का भी जो है बखूबी ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं डोर जो है ऑटोमेटिक लॉक है, साथ ही साथ कैमरे की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरा, जिसमें हर एक गतिविधि को कैप्चर किया जाए ताकि कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना के टाइम पे जो है उसको होने से रोका जा सके, बाद में उसकी शिनाख्त की जा सकती है। इसके साथ ही साथ अलार्म भी दे रखे हैं, इमरजेंसी के सिचुएशन में आप अलार्म को दबा सकते हैं। गाड़ी को खड़े करने की बात जब आ सकती है तो उसमें भी आप दबा सकते हैं और दरवाजा ये खुल जाएगा इमरजेंसी सिचुएशन में। अलार्म जाएगा रेलवे प्रशासन के बाद, उसके बाद वो उसको देखते हुए जो है जो पूरी स्थिति है उसका मुआयना करते हुए उस सिचुएशन को खोल सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सहूलियत है, वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लॉन्च होने के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदली। और निश्चित तौर पर ही वाराणसी से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए और दिल्ली से वाराणसी आने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी हद तक जो है सहूलियत प्रदान करेगी। देखना होगा कि इससे क्या कुछ सहूलियत होती है और यात्रियों को कितना इससे फायदा पहुंचता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को भारत के सर्दियों के मौसम से पहले आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का उद्देश्य नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हिमाद्री को पूरे साल संचालित रखना है। 4 वैज्ञानिकों की एक टीम मंगलवार को अपने अभियान पर रवाना होगी। आपको बता दें कि भारत का रिसर्च स्टेशन नियालसंद में स्थित है, जो कि दुनिया के सुदूर उत्तरी छोर पर एक बस्ती है। यहाँ भारत समेत दुनिया के 10 देशों के रिसर्च स्टेशन मौजूद हैं। अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक जलवायु और ग्रह के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने और अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानने के लिए पहले शीतकालीन आर्कटिक अभियान पर रवाना होने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार भारत का शीतकालीन का टीम जो आर्कटिक सर्कल में जाने वाले हैं वो आज रवाना होने के लिए सब तैयार है और हमने फॉर्मल लॉन्च किए हैं। भारत एक उभरता हुआ देश है और पोलर रीजन जो आर्कटिक और अंटार्कटिक में साइंस के बारे में, खास करके
क्लाइमेट साइंस के बारे में जो स्टडी करता है वो बहुत अहम होता है। और आज विश्व में आइस मेल्टिंग, जो बर्फ पिघलने से समुद्र का जो लेवल बढ़ रहा है, उसका कारण है पोलर रीजन का आइस का पिघलना। तो इसलिए उसको स्टडी करना, तो वो सिर्फ आइस ही नहीं बल्कि जो दुनिया में वायुमंडल में गर्मी होने से मौसम बदल रहा है और मानवता का भविष्य को जो खतरा है उसका भी समाधान का ये रिसर्च करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टडी हमारा हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक में है। मैं पिछली बार जाके आए थे, तो हमने निर्णय किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत पुश किया है। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैर कानूनी बताकर इसे वापस लेने की मांग की थी। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। दिल्ली के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर भी पहुंची ईडी की टीम। वहीं काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद का असली सच जल्द ही सामने निकल कर आएगा। आपको बता दें कि 1500 पेज की एएसआई सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सोमवार को पेश की गई। वाराणसी कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर तय की है। बता दें कि हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की है और मुस्लिम पक्ष ने लिफाफे को सुरक्षित करने की अपील की है। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई हमलों का गुनाहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उसे कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। साथ ही इस बात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि उसे किसने जहर दिया। दाऊद के कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसे अचानक अस्पताल में भर्ती कराने के पीछे का कारण आखिर क्या हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि दाऊद को अज्ञात लोगों ने जहर दे दिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। वहीं एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि क्यों यह खबर पक्की मानी जाए कि दाऊद को किसी ने जहर दिया है। जरूर है ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी 1-2 लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
पीजीआई में बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। बता दें कि अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज की ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से जलकर उसकी मौत हो गई। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इस कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि मृतक महिला के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है और हर संभव मदद भी करेगी। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।